तो उस समय क्रेज़ नीट का भी नहीं था। आप 4 साल 5 साल 3 साल में सुनते थे किसी का सिलेक्शन हो गया है। तो धीरे धीरे किसी चीज़ का रुझान बनता है और अवेयरनेस आती है। तो अब एक तरह से अभी मऊ के लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है मेडिकल में कि बच्चे के सिलेक्शन में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास एक खुली किताब है कि नेशन फाउंडेशन में हर उस बच्चे का स्वागत है जो पढ़ने में अच्छा है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके पढ़ाई की रुकावट नहीं बन सकती। तो एक अच्छा इंतज़ाम है, एक अच्छा माहौल है और पहले से जाने का ट्रेंड भी है। वो ट्रेंड धीरे धीरे कम होगा। जब हम रिज़ल्ट देंगे तो लोगों को अविश्वास हमारे प्रति बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो ट्रेंड भी कम होगा। सर, अब ट्रेंड ये बन चुका है कि एलन जाके ही सिलेक्शन हुआ, मऊ से कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसा ये बना चुके हैं कि मऊ से सिलेक्शन होना ही नहीं है। आप मऊ में ही इतनी बढ़िया कोचिंग खुल चुकी है, द नेशन फाउंडेशन क्लासेस। यहाँ के टीचर हर एक बेहतरीन टीचर हैं और आपके पे पर्सनली ये फोकस करते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में लगातार हर जिलों में बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी बीच हम मऊ शहर के द नेशन फाउंडेशन में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीट क्वालिफाइड छात्र जो हैं अभिनव चंद्रा जी भी मौजूद हैं और जो द नेशन फाउंडेशन के जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, जमील सर। और मऊ शहर वासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनको अब मऊ में ही सुविधा जमील सर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम बात करते हैं मऊ शहर के अभिनव चंद्रा से और जो इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उसके बारे में हम इनसे थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका 4TV न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका जो आपने जो नीट क्वालिफाई किया है, आपका सफ़र ये कैसा रहा? मेरी प्राइमरी स्टार्ट हुई सेंट जेन स्कूल से, जहाँ तक हमने क्लास 8 तक पढ़ा। उसके बाद हम चले गए CPS चंद्रा पब्लिक स्कूल में, वहाँ से मेरा 12th पास आउट हुआ। फिर उसके बाद हम घर से तैयारी करने लगे नीट की। और इसके बारे में मेरे पिताजी ने हमें बताया कि बेटा देखो, तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर पे हमारी इकोनॉमिक सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है। और पापा कहे कि तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हमारा पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान सुधर जाएगा और तुम्हें देखकर तुम्हारे जितने छोटे भाई बहन हैं सब एक लाइन में शिफ्ट होते चले जाएंगे, सबकी तरक्की होने लगेगी। तो पिताजी ने बोला, तो हमने कहा कि ठीक है पापा, हम करते हैं। तो मैं घर से ही तैयारी किया, तो रिज़ल्ट नहीं आ पाया 2 साल तक। फिर उसके बाद हम होपलेस हो गए थे। तो पापा बोले कि अभी ठीक है, होपलेस हुए हो तो एक बार और कोशिश करो, क्या पता हो जाए। तो उसके बाद मेरे पापा के मित्र शकील सर, इनसे मिले पापा। तो इन्होंने बोला कि आइए आप मेरे कोचिंग पे। मेरे भाई हैं जमील सर, जिनकी कोचिंग चलती है द नेशन फाउंडेशन क्लासेस। तो इसमें पापा आए और सर से बात किए। तो सर बोले कि अच्छा, अपने बेटे को भेजिए और हम उससे बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, उससे देखेंगे कि कैसा है वो बच्चा। तो फिर पापा हमें बोले कि चलो चलते हैं। और वहाँ पे हम सर से मुलाकात हुई। मेरी सर बोले कि अभिनव तुम आओ मेरे यहाँ कोचिंग करके देखो एक बार, और यहाँ की स्ट्रेटजी देखो कैसी है। तो हम आए, कहे कि सर ठीक है। और उसके बाद जब हम आए तब से सर बोले कि अभिनव देखो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कभी हार मत मानना, इन्होंने बोला। और मैं बोला कि सर ठीक है, मैं जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक आपके साथ ही रहूँगा। और सर भी बोले कि हम जब तक तुम बोलोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जहाँ भी तुम्हें दिक्कत होगी किसी भी तरह से, तो हम तुम्हारे लिए तत्पर खड़े रहेंगे। और यही हुआ। एक बार क्या हुआ कि मेरा बायो में कुछ टॉपिक तैयार नहीं थे और हमें एग्ज़ाम देना था। तो 7 तारीख को एग्ज़ाम था। 6 तारीख को हम आए, कहे सर से कि सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है। तो सर बोले कि अभिनव दिक्कत नहीं है कोई, आ जाओ तुम कोचिंग पे। तो उस समय हम कोचिंग में आए 9 बजे रात में। तो तब से सर हमें 11:30 बजे तक पढ़ाया वो टॉपिक। उसके बाद सर ही गए हमारे घर पे छोड़े, कहे कि अभिनव चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम अच्छे से पेपर दो पूरा फ्री माइंड होके। और मैं जब पेपर दिया तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो कि मेरा सही हुआ था, जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, आना यहाँ पे
कोचिंग करना मेरा सफल रहा। तो जैसा कि अब बच्चे बहुत से मऊ में जो क्वालिफाइड किए हैं वो एलन कोटा मतलब बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का क्या फ़ायदा, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एलन और कोटा एक ट्रेंड बन चुका है वहाँ जाना, कि अब ये है कि मेरा दोस्त जा रहा है, एलन जा रहा है, मैं भी जाऊँगा। और एक ट्रेंड ये बन चुका है कि एलन जाके ही सिलेक्शन हुआ, मऊ से कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसा ये बना चुके हैं कि मऊ से सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो हम उनके ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप मऊ में ही इतनी बढ़िया कोचिंग खुल चुकी है, द नेशन फाउंडेशन क्लासेस, यहाँ के टीचर हर एक बेहतरीन टीचर हैं और आपके पे पर्सनली ये फोकस करते हैं। और हम ये यहाँ पे सजेशन देना चाहते हैं कि जो बच्चे जो कि अभी फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पे आए, उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका पहले तो बेस क्लियर होगा। अगर बेस क्लियर होगा जिससे कि वो नीट जैसे परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए पहले तो बेस क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप उसे पढ़ेंगे। मेन बात ये होती है कि आपके पास बुक है लेकिन आपके पास ये तरीका नहीं है कि उस बुक को आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात रहेगी कि यहाँ पे आने पे सर लोग हैं, सारे टीचर्स लोग ये तो एनसीईआरटी फोकस करते हैं लेकिन ये भी बताते हैं कि देखो ये क्वेश्चन है, ये किस वे में आता है, किस वे में इस समय ट्रेंड चल रहा है नीट का, उस वे में सर बताते हैं सर लोग। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये कोचिंग बेहतर है। और ये भी बात है कि यहाँ पे मऊ से जो बाहर गए हैं लोग पढ़ने के लिए, कोटा गए, एलन गए, वहाँ पे ये है कि वो सारे बच्चों पे फोकस नहीं करते हैं। गए और वहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि ट्रेंड चल चुका है, तो वहाँ पे जाते हैं तो लोग वो बस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे टीचर बढ़िया नहीं मिलते हैं, उनका बेसिक तो एक तो पहले क्लियर नहीं रहता है, वहाँ पे भटकते रहते हैं, इसीलिए सिलेक्शन लेते उन लोगों को 3 से 4 साल लग जाता है वहाँ पे। और आपका जो सिलेक्शन जो नीट क्वालिफाई किया आपने, ये पहले अटेम्प्ट में हुआ या कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। थर्ड अटेम्प्ट था। कब से प्रयास, मतलब इसके पहले कहाँ? इससे पहले हम घर ही पे करते थे, यही मेरा दिक्कत हो गया था। तो सर बोले कि तुम्हारा गाइडेंस तुमको नहीं मिल पा रही है, घर से तुम तैयारी तो कर ले रहे हो लेकिन तुम सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम्हें गाइड नहीं मिल पा रहा है किस वे में तुम्हें लेके जाना है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो रिपीटर्स हैं वो एक बार यहाँ पे आके देखें, यहाँ के माहौल को समझें और यहाँ पे कैसे टीचर पढ़ाते हैं एक बार आके ज़रूर देखें वो लोग। अब आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, आगे की क्या प्लानिंग की है आपने? हमने नीट क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद MBBS कॉलेज लेना है, फिर उसके बाद हम जब PG करेंगे तो MS करना है हमें। चलिए, मऊ बुनकरों की नगरी है, ठीक है, तो यहाँ के जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या कुछ सुविधाएं मऊ के लिए आप करेंगे, मऊ की जनता के लिए? फिलहाल तो हमने ऐसा सोचा नहीं है लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा भी तो कि हम सोचेंगे गरीब लोगों को, गरीब तबके लोगों को हम अपने तरफ से कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें फ़ायदा भी हो। चलिए, तो जैसा कि हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी मौजूद थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस द नेशन का क्लासेस फाउंडेशन के डायरेक्टर फाउंडर भी मौजूद है हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मऊ में ये कोचिंग सेंटर होने के बावजूद भी यहाँ के जो छात्र हैं, ये जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले आपका 40 स्वागत है सर। थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच। सर, देखा जाए तो आपका क्लासेस बहुत ही अच्छा इस टाइम प्रोसेस कर रहा है, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं जब सुविधा है मऊ में? नहीं, उसमें बहुत चेंज आया है पहले से। किसी के ऊपर भी एतमाद जमाने में टाइम लगता है, वो पहले से एक फ़्लो बना हुआ है बाहर जाना। और बड़ी बात ये भी नहीं है कि बाहर जाने का फ़्लो बना हुआ है, बाहर में अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पे बड़े बड़े निज़ाम हैं, कोचिंग सेंटर्स जो कि 2500-300 साल से इस्टेब्लिश हैं, तो दे आर वेरी बिग प्लेयर्स एंड दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज़ इन देयर एरियाज़। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो लोग, और उनके पास बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ जाना ख़राब है, वहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो एक अच्छा इंतज़ाम है, एक अच्छा माहौल है और पहले से जाने का ट्रेंड भी है। वो ट्रेंड धीरे धीरे कम होगा, जब हम रिज़ल्ट देंगे तो लोगों को अविश्वास हमारे प्रति बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो ट्रेंड भी कम होगा। सर, अभी AMU के 4 छात्राएं हैं, उन्होंने भी नीट
सिलेक्शन हुआ है उनका एमयू में, +2 में। जी +2 में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आपके ही स्टूडेंट रहे? हाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। जी जब मैं दिल्ली से यहाँ पढ़ाने आता था तो इस पूरे सफ़र में मैंने एक चीज़ महसूस की है कि यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही मोस्टली 10+2 का एंट्रेंस क्वालिफाई करते थे, जिसमें कुछ खास स्कूल थे। लेकिन मैंने आके उस ट्रेंड को यहाँ तोड़ दिया। मैंने यहाँ पे सर इकबाल स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, मुस्लिम के बच्चों को पढ़ाया, और इस बार भी मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे, कुल 13 बच्चों का बैच था मेरे पास, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के थे। तो मैंने ये ट्रेंड और ये जो एक कह ले कि माइंड सेट था कि भैया अगर अलीगढ़ में जाना है तो बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम से होना चाहिए, हमने उस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है कि हिंदी मीडियम का बच्चा हो, अगर मेहनती हो तो हम पढ़ाएंगे तो उसका 10+2 में क्वालिफ़िकेशन पक्का है, उसका क्वालिफ़ाई करना पक्का है। और इस बार देख लीजिए, 4 लड़कियों ने जिनमें क्वालिफ़ाई किया उसमें से 2 हिंदी मीडियम की हैं, और बाकी जो वेटिंग में आए हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। सरकार ने स्कूलों में किताबों के ऊपर जो कमीशन की लूट घसोट थी, प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो बुक थी, सरकार ने उसका बिल्कुल तरीके से उसको ख़त्म कर दिया है। और सरकार ने कहा है कि भाई आपको NCERT की बुक पढ़ाना है। अब NCERT की बुक एक ऐसी बुक है जो स्पेशली टीचर्स के लिए लिखी जाती है, अनएक्सप्लेन्ड बुक है। बहुत सारे स्कूल अभी भी NCERT को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाना टफ़ है। हमारे यहाँ 100% हम NCERT पढ़ाते हैं, और सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। मऊ में देखा जाए कि मऊ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा घर की प्रॉब्लम की वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, आप कहना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनके लिए मेरे पास पूरी जगह है। शर्त यह है, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि गरीब होना शर्त नहीं है। गुर्बत के साथ, फाइनेंशियल वीकनेस के साथ उस बच्चे की पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है, तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि गरीब तो बहुत हैं। अगर गरीब बच्चा है लेकिन अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा 12th का फाउंडेशन पास हुआ है, उसमें से 2 बच्चियों की पूरी फ़ीस हम लोगों ने जो है एडजस्ट की है, जबकि इंग्लिश मीडियम की थी, लेकिन वो बच्चियाँ पढ़ने में अच्छी थी। इसके पहले भी हमने एक नीट में सिलेक्शन दिया था, उसका भी फ़ीस हमने नहीं लिया था। चंद्रा जी बैठे हैं, इनके पापा अभी रेहान भाई को इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने बताया था, इनसे भी हमने बहुत थोड़ी सी फ़ीस ली है। इनके पापा से हमने कह दिया था कि जो हो सके वो हमको दे दीजिएगा। आपके बच्चे के सिलेक्शन में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास एक खुली किताब है कि नेशन फाउंडेशन में हर उस बच्चे का स्वागत है जो पढ़ने में अच्छा है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके पढ़ाई की रुकावट नहीं बन सकती। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए, आप टीचर हैं तो आप जानते होंगे जब बच्चे आते हैं उनके अंदर कितना शिक्षा के प्रति जागरूकता होती है। देखिए, यहाँ जागरूकता बहुत कम लेवल की है, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे तो इतना एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, इतना एहसास, उनके अंदर इतनी हेजिटेशन होती है कि उन बच्चों को उन हेजिटेशन के लेवल से उभार के कॉन्फिडेंस तक लाने में मुझे 1-1 साल लग जाता है। क्योंकि उनको 10 साल तक, 12 साल तक ऐसी परवरिश मिलती है कि उनको हमेशा ये फील होता है कि सामने अगर बच्चा LFCS का पढ़ गया, सनबीम का पढ़ गया, और चंद्रा का पढ़ गया, और फातिमा का पढ़ गया, तो लगता है अपने आप ही वो धराशायी हो जाते हैं, अरे यार ये तो इंग्लिश मीडियम का है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किताबें वही हैं, NCERT वो भी पढ़ रहे हैं, NCERT आप भी पढ़ रहे हैं। तो अब सरकार ने दोनों का सिलेबस एक कर दिया है, तो आप ये मानिए कि दोनों को सिलेबस एक ही पढ़ना है। अपने कॉन्फिडेंस को लेवल का ऊपर करिए। हाँ, माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए अपने बच्चे का तज्जिया और एनालिसिस ज़रूर करें कि उस स्कूल में क्या चल रहा है। अगर उस स्कूल की फ़ीस है 500 रुपया, तो आप 500 का और जुगाड़ करिए और अपने बच्चे को ज़रूर ट्यूशन लगाएं, जिससे उसकी बुनियाद मजबूत हो सके और आगे नीट, जेई और बड़े बड़े एग्ज़ाम के नाम की जैसी इमारत उस पर खड़ी कर सकें। सर, एक सवाल जो कि काफ़ी देखा जाए, मऊ में ये बुनकरों की नगरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीट अक्सर दिखाया, रिज़ल्ट इसका जो है बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन IAS है और UPPCS है, ये सब और भी जो कोर्सेज हैं, जो फील्ड है, उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या वजह है? नहीं, देखिए, अगर आप 10 साल 15 साल पीछे जाइएगा, जब डॉक्टर अबू जफ़र साहब सेलेक्ट हुए थे, डॉक्टर सरवर हिलाल साहब सेलेक्ट हुए थे,
ये मेरे ही समक्ष रहे हैं ये लोग, सरवर भाई हमारे साथ, हम लोग एक रूम में रहे हैं। तो उस समय क्रेज़ नीट का भी नहीं था। आप 4 साल 5 साल 3 साल में सुनते थे किसी का सिलेक्शन हो गया है, तो धीरे धीरे किसी चीज़ का रुझान बनता है और अवेयरनेस आती है। तो अब एक तरह से अभी मऊ के लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है मेडिकल में जी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अवेयरनेस, आप जानते हैं जब आप किसी चीज़ पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई के बाद नीचाई ज़रूर दिखती है। इसी तरह से नीट में जो रुझान बना है ये एक दिन सैचुरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है, और मैं कर भी रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेट करने वाले हैं कि आपका PCSJ में होना चाहिए, आपका 1 डे एग्ज़ाम बैंकिंग में होना चाहिए, आपका जो SI का एग्ज़ाम है, दरोगा है, कलेक्टर है, PCSJ है, IAS PCS तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया भाई, और आप जानते हैं उसमें लिमिटेड सीट है। तो आपका ज़िंदगी का मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाएंगे तो रोस्टेड चिकन खाएंगे अदरवाइज़ मर जाएंगे। आप तैयारी बड़े एग्ज़ाम की करिए, लेकिन आप लक्ष्य अपने ज़िंदगी को एक स्टेबल बनाने में भी रखिए कि ठीक है IAS की तैयारी कर रहे हैं, मगर लोअर एग्ज़ाम को भी आप अपने लिस्ट में रखिए कि अगर वहाँ नहीं होता है तो यहाँ पे हम हो के अपनी फैमिली को तो स्टेबल करें। फैमिली वाले 10 साल तक तैयारी कराएं और आप फिर घर आ जाएं, इससे तो पूरी एक जनरेशन बर्बाद हो जाती है। आप IAS PCS जो कि एक टफ़ एग्ज़ाम में आता है, 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसमें, उसकी ज़रूर आप तैयारी करें। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि उसके पहले जो आप कोर्स किए हों, आप उस कोर्स की बुनियाद पे कोई ना कोई एक जॉब ज़रूर ले लें, 1-2 साल आप कोचिंग ज़रूर करें, और जब आप जॉब ले लेंगे तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। घर वालों से पैसा लेने के मामले में आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैसे से दिल्ली बैंगलोर में रहिए। सर क्या उम्मीद करें कि आपके क्लासेस के ज़रिए ये जितने भी कोर्सेज़ हैं आप उपलब्ध कराएंगे मऊ जनता को? देखिए, अभी मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने मेरे पास रूम हैं, उस हिसाब से मेरे पास जो कोर्स चल रहे हैं अभी उसी में ये फिल हो चुके हैं। लेकिन सर फ्यूचर की बात, फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम लोग जैसे फाउंडेशन करा रहे हैं नीट का, उसी तरह हम लोग UPSC का फाउंडेशन मैं स्टार्ट करूँगा। और इसकी मेरी बात भी चल रही है कि जो बच्चे हम आमतौर से देखते हैं कि आमतौर से मऊ में एक बात है, BA कर रहे हैं, BA वाले बच्चों को वैल्यू नहीं देते। मैं इंशाल्लाह उन बच्चों को अपने यहाँ फाउंडेशन कराऊंगा, और वो जो 3-4 साल ग्रेजुएशन का होता है उनको हम उसी UPSC के पैटर्न से वो किताबें उसी लेवल से पढ़ाते हुए 4 साल गुजारेंगे, ताकि जब वो ग्रेजुएशन कर लें तो UPSC का पेपर जब हल करें तो उनको आइडिया पूरा मिले, और जाके कहीं भी 1-2 साल तैयारी करके वो आराम से क्रैक कर लें। में ये क्वालिटी है। क्या मैसेज देंगे हमारी जनता को? हमारी जनता को, अपने मऊ की शहर की जनता को मैं यही मैसेज दूँगा कि क्लास 8 से अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग ज़रूर कराएं। मेरे यहाँ नहीं तो मेरे जैसे और भी इंस्टीट्यूट में उनको डालें। ये कंपटीशन का दौर है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कोचिंग वो बच्चा करता है जो कमज़ोर होता है, बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि क्रिकेट दुनिया का इतना बड़ा गेम है, उसका भी कोच है। फुटबॉल इतना बड़ा गेम है, उसका भी कोच है। कबड्डी का कोच है, पहलवानी का कोच है। दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशन में जब कोच हैं तो फिर एजुकेशन का कोच क्यों नहीं। आप अपने बच्चों को कोचिंग में ज़रूर भेजिए, उसका मॉरल ऊपर करिए, उसको दुनिया दिखाइए कि कंपटीशन है। अगर आप कोचिंग नहीं कराएंगे तो उस बच्चे का पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों से फाइट होगी और वो बच्चा हार जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कोचिंग में ज़रूर भेजें और अपने बच्चे को मॉनिटर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों को डाल देते हैं, फ़ीस देते हैं, ये गार्जियनशिप का छुटकारा नहीं है। अगर आप स्कूल में 2000-2500 फ़ीस देते हैं, मेरी सलाह मानिए, एक टीचर को अपने घर पे ज़रूर लगाइए, जो उसको पढ़ाने का पैसा मत दीजिए। आप 1000 रुपये उसको दीजिए अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, कि यार कम से कम आके ये तो देखो कि स्कूल में चल क्या रहा है, स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है, वो लेवल तो चेक करो। सारे गार्जियन आप लोग बहुत कान खोल के सुन लीजिए, सारे गार्जियंस, आपके बच्चे मेरे यहाँ या किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग कस्टमर की तरीके से हैं और दुनिया में कस्टमर की कंप्लेंट सर्वोपरि होती है। अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप डिमांड करेंगे अच्छे प्रोडक्ट की, तो इस सारे इंस्टीट्यूट सुधर जाएंगे और आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप डिमांडिंग बनिए। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे द नेशन फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर जमील सर, और जमील सर की आपने बातें तो सुनी होंगी, काफ़ी मोटिवेशनल इनकी स्पीच होती है। हम जितने भी प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ पर भी ये लंबी लंबी स्पीचें देते रहते हैं, जिससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और इनका जो
जो ये क्लासेस जो इनका चलता है, सर इकबाल मिर्ज़ा हादीपुरा से थोड़ा सा आगे आएंगे, सर इकबाल स्कूल के जस्ट बगल में ही इनका क्लासेस चलता है। और काफ़ी अच्छा आपको बता दें कि मऊ शहरवासियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपके बच्चों को बाहर मेडिकल या किसी भी फील्ड के लिए बाहर पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि इतनी अच्छी क्लासेस ये करा रहे हैं और मऊ के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएँ इनके पास उपलब्ध हैं। तो जिस तरह से अभिनव चंद्रा ने इनसे पढ़ करके, इनके यहाँ कोचिंग करके इस नीट क्वालिफाई जो एक परीक्षा थी, इस परीक्षा को जिस तरह से क्वालिफाइड किया, आपका भी बच्चा कर सकता है अगर सर पे आप भरोसा करें। सर पे भरोसा करके आप यहाँ पर एक बार इनको सेवा का मौका ज़रूर दें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।